अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में केंद्र में इस बार मंत्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। बिहार की तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होने जा रहा है। इसको लेकर कवायद भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार देर शाम दिल्ली पहुंच गए। कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार शाम 4 बजे के करीब पटना एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वो विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। दिल्ली पहुंचते ही मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यहां आंख चेक कराने आया हूं। प्रधानमंत्री से मिलने के सवाल पर कहा कि हम लोग एक साथ हैं, मिलना जुलना लगा रहता है, लेकिन विपक्ष मौजूदा राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। उन्होंने सीएम पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, पूरे तौर पर बिहार परेशान है। अरे थाना में पानी हिल गया, हॉस्पिटल में पानी हिल गया, जल जमाव की स्थिति है, चारों तरफ त्राहिमाम है, लेकिन क्या मतलब है? एक अन्य मार्ग में चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सुगबुगाहट हुआ तो लाट टपकना शुरू हुआ। अपने लोगों के लिए, अपने लिए चले गए दिल्ली तोलमोल करने के लिए। जरा तोलमोल करनी थी तो अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का करते ना। गिड़गिड़ा रहे थे स्टेज से, अनसुना हुआ ना। डबल इंजन की सरकार है। मांगते विशेष राज्य का दर्जा जाकर के प्रधानमंत्री जी से, तब ना बिहार के लोग समझता कि बिहार के विकास के लिए बात कर रहे हैं। यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के लिए जो मंडी का नाम दे के जो रखे हुए हैं लोग, व्याकुल है एकदम भाई। एनएच का पर जो खर्च हुए हैं पैसे राज्य सरकार का 1000 करोड़ से ऊपर, वो पैसा मांग लेते ना। मांग न लेते आप बाढ़ का पैसा जो बकाया है सो। तो नीतीश कुमार जी साजिश रचनी हो तो दिल्ली में बैठेंगे, अपोजिशन का मुखालफत करना हो तो दिल्ली में बैठेंगे। साजिश का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी मुख्यमंत्री अगर कोई है तो उसका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है। इनका ये छद्म विकास पुरुष है, सिर्फ भ्रष्टाचार के विश्व पितामह है। आंख के सामने, नाक के सामने भ्रष्टाचार अकूत होता रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। इनके लोग मालोमाल होता रहे, कोई लेना देना नहीं। सभी भर्तियों में इनके रॉयल ब्लड के लोग का वहां पर नियोजन हो तो बड़ा खुश है। यही काम तो करते हैं ये। क्या मतलब है बिहार के विकास से? पटना डूब रहा है। एक 15-16 वर्षों में कभी पटना को सुरक्षित नहीं रखा। पूरे स्मार्ट सिटी का पैसा जो आया है लूट का अड्डा बना हुआ। इनके लोगों ने लूटा है बड़े पैमाने पर। एक तो नगर आयुक्त चले गए लूट लाट करके, बड़ा उनके प्रेमी थे ये। देखिए, मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से मैं बराबर कहा कि आजकल तो इंजन की पावर इतनी बढ़ गई कि अब डबल इंजन लगते हैं। सिंगल इंजन में इतनी ताकत होती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो उसकी इतनी ताकत हो, राज्य की सरकार मजा से एकदम ताकत नहीं है। देखिए, सोचना सिर्फ ये है कि चाहे केंद्र में सरकार हो, राज्य में सरकार हो, बिहार का कैसे हित हो, बिहार की भलाई कैसे हो, बिहार विकसित प्रदेश कैसे बने, इसमें केंद्र भी सोचती है, राज्य को भी सोचना है, और दोनों मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसको पाएंगे। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, जब से दिल्ली दौरे की खबर सामने आई है तब से राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह के बातें कही जा रही हैं। यहां तक कि विपक्ष जो है तमाम तरह के आरोप भी लगा रहा है। और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि वो, हालांकि नीतीश कुमार का यह कहना है कि उनका यह दौरा निजी है और वो आंख दिखाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि जेडीयू के नेताओं के वो लिस्ट जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की बात कही जा रही है, उस लिस्ट को भी नीतीश कुमार वहां पे दे सकते हैं। शशांक जी, देखिए यार, नीतीश कुमार दिल्ली दौरा दिल्ली दौरा शुरू होने से पहले ही काफी ज्यादा बयानबाजियां शुरू हो गई, जहां जदयू ने कहा है कि वो अपनी निजी यात्रा पर जा रहे हैं, आंखों का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। वही दूसरी ओर
राजद ने बड़ा संगीन आरोप लगाया है। शक्ति यादव ने कहा है कि उनको मंत्रिमंडल का जो विस्तार, संभावित मंत्रिमंडल का जो केंद्रीय विस्तार मंत्रिमंडल का है, उसमें वो अपनी सीटें तलाशने जा रहे हैं या सीट मांग करने जा रहे हैं या नाम देने जा रहे हैं। कहीं भी उनको विकास, बिहार के विकास से मतलब नहीं है। अगर उनको इतना ही बिहार के विकास से मतलब होता तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली जाते तो बिहार के लिए विशेष पैकेज मांगते, बाढ़ में जो क्षति हुई उसका मुआवजा मांगते, या बिहार के लिए तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का दर्जा मांगते। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो आरोप है कि वो दिल्ली जो गए हैं वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो संभावित विस्तार है उसमें जगह तलाशने गए। खैर, नीतीश कुमार ने कल इस बात का खंडन किया दिल्ली में, और नीतीश कुमार ने कहा कि वो आंख दिखाने के लिए आए हैं। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल व्यक्ति है, पॉलिटिकल फिगर है, पार्टी के बड़े नेता हैं, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से जब वो दिल्ली जाएंगे, राजधानी जाएंगे, और महत्वपूर्ण है कि बहुत लंबे हफ्ते बाद दिल्ली गए, तो जब वो दिल्ली जाएंगे तो वहां वो अपना काम करेंगे। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीति उनके साथ साथ जाती है, तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है या गवर्नमेंट के फंक्शन में कुछ बातें हैं वो भी वो जरूर कोशिश करेंगे किसी दौरे में शामिल हो जाए। कल नीतीश कुमार ने बताया, कहा कि वो अपने निजी काम से आए हैं। हालांकि उन्होंने नीतीश प्रधानमंत्री से मुलाकात को ना तो खंडन किया है ना ही स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने का कोई निश्चित नहीं है, कोई नहीं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात हो। तो तमाम ऐसी बातें, भारतीय जनता पार्टी और जदयू बिहार में मिलकर सरकार चला रही है, तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा संभव है कि वो भाजपा के बड़े नेताओं से मिले, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिले, बिहार के अन्य विभागों काम को लेकर और कोई मंत्रियों से मिल सकते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें उन्होंने साफ किया है कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और प्रधानमंत्री तय करेंगे कि उनको क्या करना है। लेकिन देखिए, ऐसे ही बात नहीं फैली है, बात में तो कुछ दम है। 2 दिन पहले आरसीपी सिंह ने दावा किया था कि जदयू केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो संभावित विस्तार है या जो आगामी विस्तार है उसमें जदयू पार्टिसिपेट करेगी, यानी जदयू का भी अब मंत्री होगा। कितने मंत्री होंगे, कौन मंत्री होंगे, यह मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को तय करना है और नीतीश कुमार को पार्टी की तरफ से तय करना है। अब महत्वपूर्ण यह है कि जदयू और भाजपा के बीच मंत्रिमंडल विस्तार में जो कैबिनेट के विस्तार में सीट को लेकर, यानी जो मंत्री बनाने को लेकर क्या आखिर डील हुई है, क्योंकि दोनों पक्षों से अलग अलग राय थी। आज जब सरकार बनी थी 2019 में, उस वक्त जदयू ने को भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर किया था मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, लेकिन जदयू शामिल नहीं हुई। इसका कारण था कि भारतीय जनता पार्टी उनको मात्र 1 मंत्री दे रही थी। वो कह रहे थे कि आपको सांकेतिक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऑलरेडी 303 एमएलए थे, एमपी थे, तो उनको और किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये पार्टी गठबंधन में रही थी, तो तमाम गठबंधन के सहयोगियों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व कैबिनेट में दिया जा रहा था। नीतीश कुमार ने उस वक्त इस बात को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे सांकेतिक प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, हम साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपके पार्टनर हैं, हमको समानुपातिक, यानी हम जितनी सीटें हैं उसके अनुपात में जितने मंत्री बनाए जाते हैं उस अनुपात में मंत्री चाहिए। जदयू के पास 16 सीटें हैं, 16 एमपी हैं उनके, और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में वो 2 या 3 मंत्री की अपेक्षा रख रहे थे, 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री, या फिर 1 कैबिनेट 2 राज्य मंत्री, ऐसी उनकी कुछ अपेक्षाएं थी। अब देखिए उसके बीच में डील आखिर क्या हुई है, आखिर किस बात को लेकर जदयू की अब जो रिस्पॉन्स है, जो आरसीपी सिंह के बयान से लगता है कि जदयू का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो आखिर रिस्पॉन्स में क्या डील हुई है। और ये इस बात को मुख्यमंत्री ने अभी तक पत्ता नहीं खोला ना, आरसीपी सिंह ने पत्ता खोला है। उन्होंने कहा कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, विस्तार में शामिल कौन लोग होंगे, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार, उनका प्रेरोगेटिव है, और नीतीश कुमार को तय करना है कि पार्टी की तरफ से कौन मंत्री बने। तो अब देखिए कि निश्चित रूप से जो उनका दिल्ली यात्रा है उसमें ये बात भी शामिल हुई होगी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। नहीं आज जी शशांक जी, लेकिन इस तरीके से 3 नाम काफी चर्चा में है। एक तो ललन सिंह का नाम है, एक संतोष कुमार कुशवाहा और आरसीपी सिंह का नाम सामने आ रहा है। तो क्या इन नामों को रिकमेंड किया जाएगा अगर मंत्रिमंडल का विस्तार, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है? 3-4 नाम बहुत प्रमुखता से उठ रहे हैं। देखिए, आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, कहीं ना कहीं जो पार्टी सूत्रों से खबर आ रही है कि आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भेजा जाएगा, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने सरकार को चलाया है, सरकार का एक बहुत अभिन्न अंग रहे हैं, बहुत मंत्रालयों में काम किया उन्होंने। तो आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
वो कहीं ना कहीं कैबिनेट में जाएंगे और जो पार्टी की कमान होगी या उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होगी, जिसको बहुत तामझाम के साथ नीतीश कुमार लेकर आए थे और नीतीश कुमार के लंबे साथ में। दूसरा महत्वपूर्ण नाम है जो नीतीश कुमार के बहुत नजदीकी है, ललन सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। ललन सिंह और आरसीपी के अलावा जो संतोष कुशवाहा की बात कही जा रही है वो इसलिए कही जा रही है कि अति पिछड़े चेहरे हैं, पिछड़ों के चेहरे हैं, और सिर्फ जब 2 साल तक 2014 में 2 साल तक जदयू के जीते थे, उसमें पूर्णिया से संतोष कुशवाहा भी जीते थे। तो कहीं ना कहीं संतोष कुशवाहा का नाम आ रहा है, लेकिन वो नाम इतना प्रभावकारी नहीं है क्योंकि जो मंत्रिमंडल का जो संभावित विस्तार है, मुझे नहीं लगता है कि जदयू को 2 से ज्यादा वर्ष मिलने वाली है, और अगर ये 2 वर्ष मिलती है तो वो एक आरसीपी सिंह को, एक ललन सिंह को मिल सकती है। इसका कारण भी है कि आरसीपी सिंह के पास जहां प्रशासनिक अनुभव है, वहां ललन सिंह जो है पार्टी के लिए उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया और नीतीश चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाए। अगर 2 वर्ष के बाद अगर कोई बात होती है तो फिर वो रामनाथ ठाकुर हो या संतोष कुशवाहा हो, इनमें से बात बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक जो बातें सामने आ रही है उसमें एक अगड़े वर्ग से यानी भूमिहार कम्युनिटी से ललन सिंह बन सकते हैं और पिछड़े समुदाय से आरसीपी सिंह जो पूर्वी जाति से जुड़े हुए, तो दोनों के नामों पर बहुत पूर्ण चर्चा है। और मुझे नहीं लगता है कि 2 से ज्यादा वर्ष के इंडियन कैबिनेट में जदयू को मिलने वाली, एक कैबिनेट मंत्री मिल सकती है और एक राज्य मंत्री। जी शशांक जी, अभी हम आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के भी नीतीश कुमार को घेरा। उन्होंने ये कहा कि जब ये अलग थे तब तक ये खूब विशेष राज्य का दर्जा के मामले को उठाते रहे हैं, लेकिन अब जब उनके साथ बीजेपी के साथ सरकार में है तब ये विशेष राज्य का दर्जा पे बिल्कुल खामोश नजर आते हैं। देखिए, बिल्कुल शक्ति सिंह ने भी दिया है, राजद का ये बयान है कि नीतीश कुमार जब डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, जब कहते हैं कि केंद्र और राज्य एक ही सोच की सरकार है, तो इसमें विकास तेजी से होना चाहिए। तो तमाम मुद्दे जो बिहार के विकास से जुड़े हुए हैं उनको एड्रेस करना चाहिए सीएम को। उसको छोड़कर वो मंत्रिमंडल विस्तार में अपने मंत्री बनाने के चक्कर में फंसे हुए हैं। बिहार के विकास को कोई लेना देना। उन्होंने कई उदाहरण तो दिए हैं। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की जो मांग थी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के सामने मांग रखी थी, जब उसका गोल्डन जुबली ईयर था, 100वां साल था पटना यूनिवर्सिटी का, उस वक्त मन से उन्होंने मांग की थी और उस वक्त प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया था। तो उन्होंने विपक्ष का कहना है कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी की मांग करें, बिहार का जो विशेष राज्य का दर्जा है उसकी मांग को फिर से उठाएं, क्योंकि जब विपक्ष में थे तो उठाते रहे हैं। उसके अलावा बाढ़ के लिए जो बकाया राशि है, जो बाढ़ का नुकसान होता है उसके जो केंद्र भरपाई करती है, उसके हजारों करोड़ रुपए बाकी उसकी मांग करें। ये तमाम मुद्दे हैं जो बिहार के हित से जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार को बिहार के हित से कोई मतलब नहीं है, उनको कहीं ना कहीं अपनी राजनीति से मतलब और अपने लोगों को मंत्री बनाने से मतलब। तो एक तरह से विपक्ष ने पूरी तरह से हमला बोला है नीतीश कुमार के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के अटकलों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में राजनीति चल रही थी कि नीतीश कुमार यदि जदयू और भाजपा के बीच खाइयां पैदा की जाए जिससे गवर्नमेंट डिस्टेबल हो और राजद को फिर से मौका मिले या तो इलेक्शन हो जाने का या फिर कहीं ना कहीं जोर शोर से सरकार बनाने। तो अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाती है जदयू तो उनके संबंध और इंटैक्ट होंगे। और नीतीश कुमार ने आज इसका इशारा भी किया कि जदयू और भाजपा के संबंध बहुत मजबूत है, कोई ईद पड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर भी थोड़ा सा विपक्ष ज्यादा बयानबाजियों को विपक्ष ने तेज कर दिया। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर के, हालांकि नीतीश कुमार का यह कहना है कि वो अपना आंख दिखाने के लिए जा रहे हैं, उनका अपना निजी दौरा है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं जो इस दौरे को अपने अपने एंगल से परिभाषित कर रही हैं, वो मंत्रिमंडल में विस्तार करने की बात भी कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी तमाम जानकारी के लिए। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी में 2 फाड़ होने के बाद पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने बीते दिन ओपन लेटर लिखकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान ने कभी भी नीतीश कुमार से समझौता नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि आरोप लगाया कि नीतीश ने रामविलास पासवान को अपमानित करने और राजनीतिक तौर पर समाप्त करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। बिहार में एलजेपी में बगावत पर जारी सियासी हलचल पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और कल कह दिया ना, हिंदुस्तान में आज तक मैंने सुना शेर भी कल जाना।
शक्ति पार्टी में मचे घमासान के बीच जमुई सांसद चिराग पासवान ने चिट्ठी से अपने विरोधियों पर कटाक्ष किया। ट्वीट करते हुए चिराग ने 4 पेज का पत्र जारी किया है। चिट्ठी में चिराग ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया। साथ ही चाचा पशुपति कुमार पारस को और भाई प्रिंस राज को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने लिखा कि जेडीयू ने हमेशा एलजेपी को तोड़ने की कोशिश की और संघर्ष के दिनों में नीतीश कुमार ने मुझे और मेरे पिता को अपमानित किया, लेकिन हम कभी नहीं झुके। लोकसभा चुनाव के दौरान एलजेपी के 6 सांसदों को हराने में जेडीयू ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब पिता बीमार थे तो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक फोन करके हाल पूछते थे, लेकिन नीतीश का ये कहना कि उन्हें रामविलास के खराब स्वास्थ्य की जानकारी नहीं है, उनके अहंकार को दर्शाता है और नीतीश ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई दलित राजनीति में आगे बढ़े। चिराग की आर पार वाली चिट्ठी के साथ ही जेडीयू की भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि शेर का बेटा कभी अनाथ नहीं होता। कोई भी पार्टी जब टूटती तो स्वाभाविक है तो उनको उसका आधार है, और स्वाभाविक है जहाँ 6 एमपी हैं टूट के 5 अलग हो गए तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं तो गलती हुई होगी। और मैं देख रहा था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक दिन मैं सुना कि उन्होंने कहा मैं शेर का वो हूँ और कल कह दिया अनाथ है। हिंदुस्तान में आज तक मैंने नहीं सुना कि शेर भी कभी अनाथ हो सकता। और शेर का बेटा अगर शेर है तो शेर का भाई क्या दूसरा होता है, वो भी शेर रखता है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है, लेकिन ऐसे में चिराग का ये बड़ा आरोप कि नीतीश कुमार ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई दलित राजनीति में आगे बढ़े, ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर एक धब्बा लगाने जैसा है। ऐसे में अब जेडीयू इस गंभीर आरोप का क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। और भले ही सरकार विकास के लाख दावे कर ले, पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी आम जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मामला पाकुड़ का है, जहां की जनता को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जनता की समस्या को देखते हुए नगर परिषद के खिलाफ समाज सेवी 2 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कई बार इस बारे में प्रशासन को अवगत कराया, पर किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज मेरा भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। मैं पाकुड़ नगर परिषद के शहर की जनता के लिए पानी आपूर्ति हेतु मैं आज भूख हड़ताल में बैठा हूं। कल से आज विगत कई महीनों से पाकुड़ नगर परिषद के द्वारा पाकुड़ शहर की जनताओं को पानी सुचारू रूप से प्राप्त नहीं होता है। मैं इसके लिए 15 दिन पहले मैं अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया था। उक्त आवेदन में उनके द्वारा मुझे कोविड-19 का हवाला देते हुए मुझे अनुमति नहीं दी गई थी। मैंने जनताओं से वादा किया था कि मैं पुनः भूख हड़ताल में 21 तारीख को बैठूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और कृषि निदेशक पटना द्वारा जारी पत्र में खाद कालाबाजारी को रोकने के लिए जारी की गई जवाबदेही का बिहार राज्य खुदरा खाद कीटनाशक विक्रेता संघ ने स्वागत किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार को इस आदेश को ऐतिहासिक बताया और साथ ही इसके बिहार में खाद की कालाबाजारी रुकने और किसानों को इसका उचित लाभ मिलने की बात कही। किसान को खुदरा विक्रेताओं से नहीं मिलता है, तो किसान को जब महंगा मिलेगा तो वो कंप्लेन करेगा अधिकारियों को। इसमें नंबर भी है, सरकार का भी नंबर है, वहाँ भी कर सकते हैं, तो वो कंप्लेन करेगा। अगर खुदरा विक्रेता ऊंचे दर में बेचता है, अगर खुदरा विक्रेता को ऊंचे दर में मिलता है, काला दर में मिलता है, तो खुदरा विक्रेता को भी कंप्लेन करना चाहिए इस पत्र में। अगर वो नहीं
करता है तो खुदरा विक्रेता दोषी है, और अगर कंपनी थोक विक्रेता को टैगिंग करके देता है मटेरियल तो थोक विक्रेता को भी कंपनी का कंप्लेन करना चाहिए। तो ये है, इस तरह खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता और कंपनी को की जिम्मेदारी तय हो गई। और दूसरे तरफ आप आइए, अधिकारियों में जो कृषि समन्वयक है उसको भी शपथ पत्र देना सरकार को कि आप हमारे पंचायत में किसी। और झारखंड कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई। इसमें झारखंड सरकार ने आगामी सितंबर-अक्टूबर महीने तक रिटायर होने वाले राज्य के मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को 6 माह का सेवा विस्तार दिया है। अब वे अगले साल मार्च में रिटायर होंगे। झारखंड कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस तरह के विश्वविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों को भी आगामी 30 सितंबर तक सेवा का विस्तार दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। झारखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है और इसके लिए रेगुलेशन बनाया जा रहा है। ब्लैक फंगस के संदिग्ध और कंफर्म मामलों का अब राज्य में ट्रीटमेंट महामारी के प्रावधानों के तहत होगा। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को इससे संबंधित गाइडलाइन जल्द मिल जाएंगी। सूचना मिल रही है इस डिजीज की, उसे एपिडेमिक घोषित करते हुए रेगुलेशंस बनाए गए हैं। रेगुलेशंस बनने के बाद जो हर केस म्यूकोरमाइकोसिस का होगा, जो सस्पेक्टेड है या कंफर्म्ड है, उसको रिपोर्ट करना होगा, चाहे सरकारी अस्पताल है या फिर प्राइवेट अस्पताल है, और बाकी भी इससे संबंधित रेगुलेशन है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2000 के अंतर्गत झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 जो बना हुआ है, उसके अंतर्गत जितने भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय स्थापित हैं, तो विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग और अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगाई गई है? कोरोना संक्रमण के बाद अब धीरे धीरे तमाम कामकाज हैं वो पटरी पर लौटने लगे हैं और रूटीन के मुताबिक झारखंड कैबिनेट की बैठक बीते मंगलवार को हुई है और इस बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है और इन प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है और अब इस संबंध में किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में इसके संदिग्ध पाए जाते हैं तो उसकी सूचना सरकार को देनी होगी और सरकार फिर अपने स्तर से उस मरीज के संबंध में जांच और बाकी आगे की कार्रवाई करेगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि झारखंड पुलिस के जवानों के तर्ज पर ही सैप जवानों को नौकरी के दौरान उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो बाकी जो मुआवजे आश्रितों को नौकरी और ये तमाम जो सुविधाएं झारखंड पुलिस के जवानों को मिलती है वह सुविधा उन्हें बहाल की जाएगी। साथ ही एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है रांची से सटे पतरातू में जहां एनटीपीसी के द्वारा पतरातू ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन करके वहां पर एक नए बिजली संयंत्र की स्थापना की जा रही है, उसके लीज एग्रीमेंट को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अभी जैसा कि हम वंदना डाडेल की बात सुन रहे थे, झारखंड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूटेड कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर उनकी अर्हताएं और तमाम जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वह कैबिनेट ने पास कर दिया है। साथ ही आपको बताएं कि कल जितने प्रस्ताव पारित हुए हैं कैबिनेट की बैठक में वह कह सकते हैं कि कुछ एक प्रस्ताव कई महीनों से लंबित थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद जैसे जैसे कामकाज आगे बढ़ता जा रहा है वैसे ये तमाम चीजें अब सामान्य दिशा की ओर बढ़ रही है। नियाज जी, कुंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आप दर्शकों को बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई
प्रस्तावों को पारित किया गया है और खास करके ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित कर दिया गया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।